बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में सबसे पहले जो चीज़ें हम देखेंगे वो होगी सॉल्यूशन ऑफ अ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, उसी को हम रिविज़िट करेंगे थोड़ा सा कि उसमें हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स को भी हम सॉल्व करेंगे जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पुराने लेक्चर से। तो पुराने लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ कि ऑर्डर ऑफ अ ऑर्डर टू सॉल्व द nth ऑर्डर डिफरेंशियल, nth ऑर्डर ये हमारे पास कौन सी है, होमोजीनियस, nth ऑर्डर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँ इस टॉपिक से पहले, कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और नॉन होमोजीनियस क्या होती है। उसके लिए मैं एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। देखें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं लिख रहा हूँ वाई प्राइम माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है, अच्छा इसका नाम मैं रख लेता हूँ 1। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको जो है 2y डबल प्राइम माइनस 3x प्लस 3x प्लस वाई प्राइम प्लस 3y इज इक्वल टू 7x स्केयर माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। एक तीसरी इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ जो कि है 4x माइनस 8 माइनस 3y प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। एक चौथी और इक्वेशन मैं लिखना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अगर आपके पास है 4y डबल प्राइम 4y डबल प्राइम 4y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास ये जो पहला जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देख रहे हैं वाई प्राइम माइनस 3y प्लस 7, इसमें ये भी इक्वल टू 0 है। ये भी किसके इक्वल है, ये इक्वल टू 0 है। तो क्या अब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बोल सकते हैं, या ये नॉन होमोजीनियस है। याद रखिएगा एक छोटी सी बात, कि अगर हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंटली अपीयर हो रहा होता है, जैसा कि इस इक्वेशन 1 में है। ये जो 7 आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कांस्टेंट तो है, लेकिन ये कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। वो x भी हो सकता है इस इक्वेशन में, वो t भी हो सकता है, वो s भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल y है। y के साथ y का फंक्शन नहीं है कांस्टेंट। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो इक्वेशन है आल दो इक्वल टू 0 है। मैं ये एग्जांपल इस वजह से लिख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि जब भी कोई इक्वल टू 0 चीज़ हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। होमोजीनियस होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन इंडिपेंडेंटली अपीयर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये इंडिपेंडेंटली अपीयर हो रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है। दैट कांस्टेंट इज
इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है ये हमारी फिर क्या हो गई, दैट इज कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरी इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, सेकंड ऑर्डर है, फिर फर्स्ट ऑर्डर है, फिर y है, अब इक्वल टू 7x², यहाँ से क्लियरली सब जानते हैं इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगी। लेकिन इसमें भी अगर ये 7x² - 1 इंडिपेंडेंटली ना आ रहा होता, यानी इसके साथ भी अगर y यहाँ पे ही मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये होमोजीनियस थी। ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये y इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये जो 7x² - 1 है ये इंडिपेंडेंटली आ रहा है, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस। ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है 4x - 8 - 3y। अब देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। ठीक है। अब इसके साथ वही वाली बात मैं ऊपर कह रहा था कि यहाँ पे 7x² इक्वल टू ज़ीरो होना ये गारंटी नहीं है कि हमारे पास होमोजीनियस है। ठीक है। यहाँ पे 7x² दूसरी एग्जांपल के अंदर देखिए 7x² - 1 इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पे था, यहाँ पे 4x - 8 इक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेकिन फंक्शन तो वही है ना, फंक्शन ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका मतलब है दैट इज आल्सो अ नॉन होमोजीनियस। ठीक है। और फाइनल इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या है, 4y" - 3y'-y=0। इसमें क्या है, इसमें यह है कि कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन इंडिपेंडेंटली अपीयर नहीं हो रहा, तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये हमारे पास होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजीनियस होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हम अगर ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। यहाँ पे देखें, अगर एक थ्योरी है, थ्योरी ये है कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। कौन सी नॉन होमोजीनियस क्यों आया यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो g ऑफ x है, एक फंक्शन है जो इंडिपेंडेंटली आ रहा है, इंडिपेंडेंटली आ रहा है, तो इस वजह से ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन सी होगी, नॉन होमोजीनियस होगी। अगर मैंने इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल काम करूंगा कि इस नॉन होमोजीनियस के क्रॉसपॉन्डिंग में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक लिखूंगा। होमोजीनियस कैसे लिखेंगे कि जस्ट इस एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल g ऑफ x है इसे कैंसिल करके हम ये वाली इक्वेशन ले आएंगे जो कि होमोजीनियस है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरी बात सुने, अब जब ये होमोजीनियस आ जाएगी तो क्या ये नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन के इक्वल होगा, नहीं, होमोजीनियस का सॉल्यूशन अलग से हम फाइंड करेंगे। लेकिन पहले जो स्टेप वन है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन लिखेंगे, यानी जी ऑफ एक्स को इग्नोर करके, तो फिर उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो ये एक मोटिवेशन थी कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है। तो अब हमारा पहला टास्क ये होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। लेकिन उससे पहले हम एक थ्योरम जो वेल नोन थ्योरम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि सपोज y1 y2 up to so on yn are the solution on the interval I ऑफ अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये nth ऑर्डर है ना, तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने सॉल्यूशन आएंगे ना, nth ऑर्डर है तो n सॉल्यूशन आएंगे ना, y1 भी एक सॉल्यूशन है, y2 भी एक सॉल्यूशन है, y3 भी एक सॉल्यूशन है, अप टू सो ऑन yn भी एक सॉल्यूशन है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कौन है, ये
y इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3 up to so on Cn yn also a solution of डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? y1 y2 y3 y4 का। ठीक है, और ये जो सारे के सारे सॉल्यूशन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तब ये हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा।